ठीक है। पीडीएफ दिख रही है सभी को या नहीं दिख रही है? आप लोग बोल सकते हो अगर नहीं दिख रही है तो। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक में देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इस वेबिनार का जो मेन एम है वो है हाइपरटेंशन को क्या हम आयुर्वेदा में हाइपरटेंशन को कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है। तो हाइपरटेंशन क्या है? मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है प्रेजेंट एरा में। ठीक है। सो व्हाट इज लाइफस्टाइल डिजीज? तो बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज वो होते हैं जो हमारे खान पान की वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से, या हम जो आहार या विहार का पालन कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके कारण से जो हमें डिजीज हो रहे हैं वो कौन से डिजीज होते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ठीक है। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे जो हैं ये क्या है? लाइफस्टाइल डिजीजेज है। ठीक है। सो हाइपरटेंशन जो है मतलब कि जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ना जिसे बोलते हैं, वो क्या है? जिसको मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, किसी का बीपी बढ़ रहा है तो वो क्या है? मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है। तो हर फिफ्थ पर्सन, एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें, हर पांचवा व्यक्ति को हाइपरटेंशन है आज के टाइम में। सो इससे कॉमन डिजीज है नहीं कोई इंडिया के अंदर। ठीक है। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हर पांचवें इंसान को हाइपरटेंशन है। ठीक है। हाइपरटेंशन किससे हो सकता है? सो बेसिकली हाइपरटेंशन रिजल्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ रीजन, जैसे कि स्ट्रेस। सो स्ट्रेस अगर कोई ले रहा है तो स्ट्रेस के कारण भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। किसी पर्सन की ओबेसिटी है, ठीक है, ओबेसिटी इज द मेजर कोज फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि जेनेटिकली किसी को हाइपरटेंशन, ठीक है। और ओवर यूज ऑफ साल्ट इन डाइट, तो नमक का ज्यादा यूज कर रहे हो आप डाइट के अंदर, उसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है? बेसिकली हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है। क्लियर? अब हम आते हैं आयुर्वेदिक टेक्स्ट पर। इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट देयर इज नो क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ हाइपरटेंशन। सो ये मैंने पहले ही बता दिया है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। जैसे कि हम डायबिटीज को प्रमेह के नाम से पढ़ते हैं, या कास वास हिक्का कफ, हम सब कुछ पढ़ते हैं, बट एज सच हाइपरटेंशन को किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है। बट इट माइट बी प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम व्हेन लाइफ इज एक्सिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, बिकॉज डिजीज लाइक पक्षाघात, मूत्राघात, हृदय रोग आर वेल एक्सप्लेन्ड इन आवर टेक्स्ट विच आर कॉमन कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? तो हाइपरटेंशन अगर हमारे आचार्य से नहीं बताया, लेकिन ये पहले से ही प्रेजेंट है, जब से लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज है जैसे कि पक्षाघात, मूत्राघात और हृदय रोग का आचार्यों ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। हृदय रोग, ठीक है, जो कि क्या है? कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन के बाद ये सब कॉम्प्लिकेशन होने कॉमन है। ठीक है। तो जब आचार्यों ने कॉम्प्लिकेशंस का वर्णन किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी हाइपरटेंशन है वो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इन दिस मॉडर्न एरा, ठीक है, देर आर सेवरल रेफरेंसेस अवेलेबल फॉर द डिजीज हाइपरटेंशन। सो इस मॉडर्न एरा के अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो हमें मिलते हैं हाइपरटेंशन के लिए, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, यानी कि जिनको हम वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट Ayurveda experts have suggested different name, ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिना लाइक पितावृत वात, यानी कि पित्त ने आवरण कर लिया वात का। ठीक है। बेसिकली पितावृत वात, जो हम आवरण पढ़ते हैं उसमें से एक आवरण है पितावृत वात।
पित्त ने वात को आवृत कर लिया है। रक्तावृत वात यानी कि रक्त ने वात का आवरण किया है। शिरागत व्यात वात व्यान वृद्धि, रक्तचाप, ठीक है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, रक्तचाप, रक्त की वृद्धि होना, और धमनी प्रतिचय। बेसिकली धमनी प्रतिचय होता है आपका आर्टीरियल स्टेनोसिस, जो आपकी आर्टरीज होती है उसके अंदर क्या हो जाना, स्टेनोसिस होना, हो जाना, ठीक है। अब एक श्लोक आता है जो कि चरक संहिता का ही है, आपकी संहिता का ही है, सूत्र स्थान के 18th चैप्टर का, ठीक है, 18th बाय 44। तो इसमें क्या बोलते हैं आचार्य चरक? आचार्य चरक कहते हैं, विकारा नाम कुशलो न जीव्यात कदाचन, ना ही सर्व विकारा नाम नामो अस्ति ध्रुवस्ति। तो इस श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, sometimes it is neither possible nor it is necessary to identify a disease by a name। तो आचार्य चरक इसमें ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी भी डिजीज को उसके नाम से पहचान सको। An Ayurvedic physician should attempt to construct the samprapti of a given clinical condition based on the sign and symptoms and investigative finding in each case, ठीक है, एंड शुड प्लान द मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली। आचार्य चरक यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर डिजीज का नाम पता हो, ठीक है। बहुत सारे डिजीज ऐसे भी होते हैं जिनका वर्णन, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, पेंडेमिक आई थी कोरोना की, ठीक है। तो जब लोगों को ये लगा कि डॉक्टर्स ने पेशेंट देखने शुरू किए, तो उनको नहीं पता था कि ये कोविड है। तो धीरे धीरे साइन एंड सिम्टम्स आए, ठीक है। तो आयुर्वेदिक नहीं तो मॉडर्न फिजिशियंस ने क्या किया, उनकी संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस को क्रिएट किया कि इन निदानों के सेवन से ये हो रहा है बॉडी के अंदर, ये साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसकी संप्राप्ति बनाई। संप्राप्ति बनाने के बाद उन्होंने उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखा, संप्राप्ति बनाई, और फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान किया। तो आचार्य चरक भी यही कह रहे हैं। आचार्य चरक ने, बल्कि मॉडर्न से पहले आयुर्वेदा ने ये बात बताई है कि पॉसिबल नहीं है कि आप हर डिजीज को पहचान सको उसके नेम से। सो जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है उसको पहले उसकी संप्राप्ति बनानी चाहिए, ठीक है। कोई क्लिनिकल केस आपके पास आया है, ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता है कि वो क्या डिजीज है, तो आप पहले उसके साइन एंड सिम्टम्स देखो, उसके बाद उसकी संप्राप्ति बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका जो मैनेजमेंट है, उसके जो ट्रीटमेंट प्लान है वो कीजिए, ठीक। तो बेसिकली जो डिजीज है हाइपरटेंशन, ठीक। सो डिजीज हाइपरटेंशन इज एबनॉर्मेलिटी ऑफ रक्त धातु। सो किसकी एबनॉर्मेलिटी के कारण होता है ये? रक्त धातु की एबनॉर्मेलिटी के कारण, जिसको हम शोणित दुष्टि भी कहते हैं, ठीक है, शोणित दुष्टि, शोणित यानी कि रक्त। बिकॉज लक्षण आर सिमिलर टू दैट ऑफ हाइपरटेंशन आर। तो किसके सिमिलर इसके लक्षण हैं? सिरोरुख, क्लम, अनिद्रा, भ्रम, बुद्धि समूह, कंप, ठीक, विच अकिन टू मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि इन सब के कारण, अगर आपको सिरोरुख है, क्लम है, अनिद्रा है, भ्रम है, बुद्धि समूह है, कंप है, इन सब के कारण आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। यानी कि ये प्रोडर्मल सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। मद मूर्छा संन्यास इक्वली ट्रू इन रिलेशन टू मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो जो मद है, मूर्छा है और संन्यास है, वो एक ट्रूली रिलेशन टू मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी कि एक ऐसा हाइपरटेंशन जो बहुत ही लंबे समय तक है। मैलिग्नेंट को हम यहाँ पे क्रॉनिक भी क्रॉनिक भी बोल सकते हैं, जो हाइपरटेंशन एक बहुत लंबे समय से चलता है आपकी बॉडी में, ठीक। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर इन आयुर्वेदा, कि आयुर्वेदा के अंदर ब्लड प्रेशर का क्या कंसेप्ट है। सो फर्स्टली द ब्लड फर्स्ट इजेक्टेड आउट ऑफ द हार्ट। तो फर्स्टली जो ब्लड है, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इजेक्ट आउट होता है हार्ट में, ठीक है, लंग्स में जाता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है, ये हम सभी को पता है। सो जब वो इजेक्ट आउट हो रहा है हार्ट से, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सारी बॉडी पार्ट्स में, फिर वो हार्ट में आएगा, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो हार्ट में आता है थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू,
ये सभी को पता है। जो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? समानुपात के थ्रू। ठीक है, क्योंकि समानुपात कहाँ पे रहती है? पूरी बॉडी के अंदर रहती है। तो पूरी बॉडी के अंदर रहने के कारण वो क्या कर रही है? ब्लड वेसल से जो वो ब्लड आ रहा है उसको इजेक्ट आउट करने में और रिटर्न बैक करने में या पूरी बॉडी तक पहुंचाने में या हार्ट तक पहुंचाने में उसकी हेल्प कर रहा है। तो कौन सी बात रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? समानुपात। ठीक है, फिर है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। सो पंपिंग एक्शन क्या है हार्ट का? ब्लड प्रेशर इज अ लेटरल एंड एंटीरियर प्रेशर। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर क्या है? सभी को पता है कि जो आपका ब्लड है, जो वो आर्टीरियल वॉल पर प्रेशर डालता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एक लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो। सो ब्लड प्रेशर बेसिकली हम क्या मानते हैं? लेटरल और एंटीरियर प्रेशर होता है जो कि कहाँ से एक्सर्ट होता है? बाय फ्लो ऑफ ब्लड ऑन दी वॉल्स ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं जब उन पर दबाव पड़ता है आपके ब्लड का, ठीक है, ब्लड फ्लो का, दैट इज ब्लड प्रेशर। इसके दो कंपोनेंट है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ठीक है, हार्ट के पास क्या होता है? उसका पेसमेकर, जिसको हम बोलते हैं एसए नोड। ठीक है, डेट जनरेट, वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो जो एसए नोड है यानी कि पेसमेकर है, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को अपने आप से बनाता है। ठीक है, जो कि हार्ट को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सिस्टोल। ठीक, तो बेसिकली सिस्टोलिक में क्या हो रहा है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा है? हार्ट क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम इसको आयुर्वेदिक कोरिलेशन से देखते हैं कि इसमें कौन सी बात रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दिस सेल्फ एक्साइटेटरी फंक्शन ऑफ हार्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू व्यानवाद। सो जो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मतलब कि सेल्फ एक्साइटेटरी फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो अपने आप से फॉर्म हो रही हैं। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इस फंक्शन को कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? व्यानवाद। ठीक है, थ्रू द एसए नोड जनरेट impulses on its own. The rate of its impulse generation is controlled by autonomic nervous system. आप सभी को पता है जो एसए नोड है वो क्या कर रहा है? इम्पल्सिस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को अपने आप बना रहा है। तो जो उसकी इंटेंसिटी है कि कम जनरेट करनी है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ज्यादा जनरेट करनी है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट इज द प्राणवात। बेसिकली जो प्राणवात है आपकी, प्राण प्राणवात वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है? मूर्धा में। ठीक है, आपके सिर में। तो वो क्या करती है? कंट्रोल करती है। फिर देखो, सो बेसिकली जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको हम क्या कोरिलेट करके चल रहे हैं? प्राणवात। सो जो आपकी इम्पल्सिस है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राणवात कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो कहाँ पर है? मूर्धा में सिचुएटेड है, यानी कि आपके सिर में सिचुएटेड है। ठीक है, जो हार्ट रेट है बेसिकली अब होता क्या है? इट इज द प्राणवात दैट सिचुएटेड इन मूर्धा कंट्रोल द हृदय। ठीक है, 10 धमनी धरना। ठीक है, 10 जो हार्ट रेट है, जो आपका हार्ट रेट है कि हार्ट कितनी पर मिनट बीट कर रहा है, वो कौन कंट्रोल करता है? आपका प्राणवात ही कंट्रोल करता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राणवात। सो इट इज कॉमन कि जो आपकी हार्ट रेट है उसको भी कौन कौन कोरिलेट करेगा? सॉरी, कौन आपको कंट्रोल कौन कंट्रोल करेगा हार्ट रेट को? प्राणवात ही कंट्रोल करेगा, राइट। चलो आगे हम देखते हैं अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता क्या है? हमने सिस्टोलिक देखा, अब हम देखेंगे डायस्टोलिक। सिस्टोलिक के बाद डायस्टोलिक देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बीपी को मेजर करते हैं 120/80। सिस्टोलिक क्या है? 120। डायस्टोलिक क्या है? 80। ऊपर का बीपी, नीचे का बीपी, हम ऐसे बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। बट इन मेडिकल टर्म्स हम इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक। क्लियर? सो ये क्या था? सिस्टोलिक में हमने क्या पढ़ा? सिस्टोलिक हमने पढ़ा इसके कारण हो रहा है, एसए नोड के कारण हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है। और डायस्टोल इज अटेन्ड व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्स। सो एक बीपी आपका तब आ रहा है, एक हाइपरटेंशन आपको तब हो रहा है जब आपकी जो मसल्स हैं स्टोलिक में क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। डायस्टोलिक में क्या कर रही हैं? वो
रिलैक्स कर रही है, ठीक है। प्रेशर इज ओनली ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द नैरो स्ट्रक्चर चैम्बर ऑफ हार्ट। सो प्रेशर हमने पहले भी पढ़ा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब आपका ब्लड का फ्लो जा रहा है आपकी आर्टरीज के अंदर, जब वो प्रेशर आपकी आर्टरीज पर धकेल रहा है ना प्रेशर, ठीक है, तो ये ब्लड फ्लोइंग थ्रू दी नैरो स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जो आपकी आर्टरीज है वो नैरो ही है, ठीक है। जो नैरो ही है वो, और छोटे छोटे चैम्बर से होके गुजरता है, आर्टरीज से होके गुजरता है। कोई भी एक्टिव पुश नहीं होता आपके हार्ट में, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो आपके ब्लड को पुश कर रहा है, ठीक है। वो नैरो स्ट्रक्चर से होके खुद ही जा रहा है, ठीक है। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द ब्लड प्रेशर। सो बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि किससे किससे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से और ब्लड वेसल से। यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ही क्या करेंगी, आपके जो ब्लड के फ्लो को है वो कंट्रोल करेंगी, ठीक है। thus the peripheral resistance determine diastolic blood pressure। तो जो भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो आपका हार्ट है, ठीक है, वो डायस्टोलिक में क्या कर रहा है, ब्लड के जो प्रेशर है, ब्लड का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक है। इसलिए जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है कैन बी टेकन अंडर द डोमेन ऑफ अवलंबक कफ। सो अब यहाँ पे हम आ गए हैं कफ का, ठीक है। सो जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है अवलंबक कफ। क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि कफ जो है वो क्या मेंटेन करता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो अब अवलंबक कफ का बेसिकली काम क्या होता है, अवलंबक कफ का काम होता है आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेंटेन करना। अवलंबक कफ होता कहाँ पे है, आपके जॉइंट्स में भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको क्या करता है, वो मेंटेन करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम क्या है सर्कुलेटिंग ब्लड का, ठीक है। द ब्लड वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रस एंड रक्त धातुज, ठीक है। जो ब्लड वॉल्यूम है वो किससे डिटरमाइन होता है, क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है, और किसकी क्वांटिटी, रस और रक्त धातु की, विच ऑल्सो डिटरमाइन द कार्डियक आउटपुट, जो कि कार्डियक आउटपुट को भी क्या करती हैं, आपके डिटरमाइन करेंगी, ठीक है। रस रक्त वृद्धि इन सर्कुलेटरी चैनल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो गौरव प्रोड्यूस करेंगी, एंड सीरा पूर्णत, ठीक है। देन राइज इन दी ब्लड प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझना कि आयुर्वेदा ने किस तरह से बोला। अब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर में वॉल्यूम क्या है सर्कुलेटिंग ब्लड का, तो जो ब्लड वॉल्यूम है हमारे आचार्यज ने उसको किससे कोरिलेट किया है, रस और रक्त धातु से। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रस और रक्त धातु है, मतलब जो वॉल्यूम है वही कार्डियक आउटपुट बताएगा आपका, ठीक है। जो जो रक्त और रस और रक्त धातु है उनकी जब वृद्धि हो रही है आपके सर्कुलेटरी चैनल्स में, कौन कौन से सर्कुलेटरी चैनल्स है, आर्टरी, वेन्स, ठीक है, आर्टरीज, बेसिकली आर्टरीज, तो उसमें क्या हो रहा है, जब सर्कुलेटरी चैनल्स में रस और रक्त की वृद्धि हो रही है तो उससे क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, गोरत्व, यानी कि गुरुता प्रोड्यूस करेंगे, और सीरापुर्णत्व। सीरापुर्णत्व का मतलब है जो आपकी सिराएं हैं उस वो पूर्ण हो जाएंगी, यानी कि वो भर जाएंगी। वो भरेंगी तो क्या होगा, आपके जो ब्लड का प्रेशर है वो सिराओं पर पड़ेगा, ठीक है, आर्टरीज पर पड़ेगा, उनकी वॉल्स पर पड़ेगा, जिससे जो ब्लड है वो प्रेशर बढ़ाने के कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि आपको हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। वाटर बैलेंस, जो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है, समानुपात, और उसको कौन कंट्रोल करता है, प्राणवात। सो वॉल्यूम को कौन कंट्रोल कर रहा है, समानुपात और प्राणवात, ठीक। आगे देखते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपापन, विस्कस कितना है, ठीक है, कितना गाढ़ा है। द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड पार्शली डिटरमाइन द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू स्मॉल वेसल्स। ऐसा हम एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन यूज करते हैं, डॉक्टर्स एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं एस्पिरिन नाम की, ठीक है। सो एस्पिरिन मेडिसिन होती क्या है, खून को पतला करती है। तो क्या हो रहा है, हार्ट रेट, मतलब कि जो हार्ट डिजीज है उसका रिस्क बढ़ रहा है हाइपरटेंशन के कारण। हाइपरटेंशन में जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की वो बढ़ जाती है,
जिसके कारण से ब्लड की जो विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो उसके कारण से हार्ट डिजीज होगा। तो एक बहुत ही कॉमन मैंने दवाई का नाम बताया एस्पिरिन, उसको देते हैं कि इससे आपका जो खून है वो पतला होगा। तो बेसिकली खून पतला क्या कर रहे हैं, वो विस्कोसिटी कम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं, तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड पार्टिकल्स डिटरमाइन रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू स्मॉल वेसल्स। जब आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो स्मॉल वेसल से ब्लड का पास होना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ब्लड पास ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है तो प्रेशर ही डालेगा आपकी वेसल्स पर, और जब वेसल्स पर प्रेशर डालेगा तो उससे क्या होगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि हाइपरटेंशन होगा। ठीक है। डिक्रीज इन द्रवत्व ड्यू टू पिचिल सब्सटेंस। ठीक है। द्रवत्व में कम हो जाना। ठीक है। द्रवत्व यानी कि विस्कोसिटी बढ़ रही है, तो द्रवत्व यानी कि लिक्विडिटी कम होगी, किसके कारण, पिछिल सब्सटेंसेस, जैसे कि सामदोष के कारण। इंक्रीज गुरुत्व यानी कि गुरुता बढ़ जाएगी उसके अंदर। सांद्रता ऑफ ब्लड, लघुता विच इज आकाशीय प्रॉपर्टी ऑफ रक्त, विल बी जस्ट रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ व्यान। उससे क्या होगा, जो व्यान यानी कि व्यान वायु है, उसकी एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, जो कि क्या कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिक नीड्स टिश्यू की बढ़ा देंगे। ठीक है। जिससे मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ेंगी, यानी कि धातु का तर्पण होगा। ठीक है। जब धातु का तर्पण होगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो धातु है यानी कि रस धातु है या रक्त धातु है, उसकी क्या है, गुरुता बढ़ेगी। ठीक है। उसका उसकी क्या होगी, पिच्छिलता बढ़ेगी, उसका जो द्रवत्व है यानी कि जो लिक्विडिटी है वो कम होगी, और उसका जो पिछले पार्ट है वो बढ़ेगा, जिसके कारण से क्या होगा, धातु तर्पण होगा। ठीक है। अब है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड रोल ऑफ त्रिदोषास। सो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन और क्या रोल है त्रिदोषास का। ठीक। सो ब्लड प्रेशर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय मल्टीपल मैकेनिज्म। सो जो आपका ब्लड प्रेशर है आपकी बॉडी में, वो मल्टीपल मैकेनिज्म से क्या होता है, रेगुलेट होता है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन क्या है, न्यूरल मैकेनिज्म, किससे, बाय प्राणवात। प्राणवात टेक हेल्प ऑफ कफ इन बैरो रिसेप्टर एंड पित्त इन कीमो रिसेप्टर। ठीक है। सो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में आपको कौन कौन सी प्राणवात किसकी हेल्प लेता है, कफ की। ठीक है। और पित्त इन कीमो रिसेप्टर्स। उसके बाद है प्रेशर डायरेटिक एंड प्रेशर अपानवात। यहाँ पर जो अपानवात है, बेसिकली हार्मोनल मैकेनिज्म, यानी कि जो आपके हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, पित्त कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। अष्टांग संग्रह का ये रेफरेंस है। अपानवात जो होता है वो आपकी बॉडी में जो आपका लोअर ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। और जो न्यूरल मैकेनिज्म है वो प्राणवात कंट्रोल करता है, क्योंकि प्राणवात का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो मूर्धा में है। हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को भी देखा कि वो कंट्रोल करता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे संप्राप्ति, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वह संप्राप्ति, कि संप्राप्ति क्या है हाइपरटेंशन के लिए। सो सबसे पहले क्या किया, हमने निदान का सेवन कर लिया। ठीक है। अब क्या क्या निदान हो सकते हैं, निदान स्टार्टिंग में बताया। ठीक है। स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, आहारज निदान भी हो सकते हैं और विहारज निदान भी हो सकते हैं। ठीक। वात प्रधान त्रिदोष का प्रकोप हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वात। सो वात ही क्या हो रही है, रेगुलेट हो रही है, वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप हो रहा है। सिंस प्राणवात इज इन्फ्लुएंस ऑन हृदय। सो प्राणवात हमने देखा था मूर्धा में सिचुएटेड थी। ठीक है। तो प्राणवात जब मूर्धा में सिचुएटेड है तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा हृदय पर होगा। वो क्या करेगी, विचिएट करेगी हृदय को एंड रिजाइडिंग कंपोनेंट, जैसे कि व्यानवात, साधक पित्त और अवलंबक कफ और शौणित। सो प्राणवात आया, प्राणवात ने क्या किया, विशिएट किया, किसको छेड़ दिया, उसने उसने छेड़ दिया व्यानवात को, व्यानवात को, साधक पित्त को, ठीक है, अवलंबक कफ को और शौनित को, जो हृदय के आसपास रहते हैं। ठीक। अब क्या होगा, अवलंबक कफ क्या करेगा, जो प्रकोपित अवलंबक कफ है वो क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा एक्सग्रेटेड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देगा हार्ट की। अवलंबक कफ, अवलंबक कफ क्या कर रहा था, स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है।
पेरिफेरल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, यानी कि जो आपका ब्लड फ्लो है आपकी हार्ट में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एग्रीवेट करेगा अब व्यानवाद को। अब एग्रीवेट कौन होगा, व्यानवाद। लीड्स इंक्रीज गति। ठीक है, यानी कि व्यानवाद क्या करेगा, आपकी जो गति है, यानी कि जो आपकी हार्ट रेट है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, जो इजेक्शन है ब्लड का हार्ट से, जो आपकी बॉडी में जा रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसकी जो गति है उसको बढ़ा देगा। दिस इवेंट लीड टू फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ ब्लड थ्रू धमनीज। जो आपकी धमनी है उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्सफुल एक्सपल्जन होगा इसका, ब्लड का। क्लियर। अल्टीमेटली लीडिंग टू, किस क्या लीड करेगा वो, रेजिस्टेंस इन वेसल्स। वेसल्स में क्या होगा, ब्लड का रेजिस्टेंस होगा, जिससे क्या होगा, आपको हाइपरटेंशन होगा। सो बेसिकली कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राणवाद इज द मोस्ट कॉमनेस्ट। अवलंबक का आपकी जो बॉडी के मतलब कि वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, वो फिर क्या कर रहा है, आपके व्यानवाद को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर, उससे आपको हाइपरटेंशन हो रहा है। तो आपको प्राणवाद इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, अवलंबक कफ को याद रखना है, और व्यानवाद को याद रखना है। प्राण, व्यान और अवलंबक कफ, ये तीन है जो आपको सबसे ज्यादा याद रखने हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज में या हाइपरटेंशन में ये सबसे कॉमनेस्ट है। ठीक, अब हम देखते हैं संप्राप्ति घटक, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट संप्राप्ति घटक। ठीक है, आज के सेशन का ये लास्ट होगा। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हम कुछ क्लिनिकल भी देखेंगे हाइपरटेंशन का, और आयुर्वेदिक बेसिकली ट्रीटमेंट देखेंगे कि संप्राप्ति घटक हम पढ़ रहे हैं लास्ट। उसके बाद हम जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन में, कौन कौन से ड्रग मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, फिर कौन कौन से हम योग दे सकते हैं, क्या हम आहार को चेंज कर सकते हैं, क्या हम विहार को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दोष हैं, दोष है प्राण, उदान, व्यान, साधक पित्त और अवलंबक का। कौन कौन सी धातु है, रस, रक्त, मांस और मेद। ठीक है, उपधातु कौन कौन सी, सिरा और धमनी, क्योंकि सिरा और धमनी क्या है, उपधातु। अग्नि, मोस्ट कॉमनली जठराग्नि तो होगी, धातव अग्नि भी मान दो। स्रोतस, रस, रक्त, प्राण और मनोवाह स्रोतस। मनोवाह स्रोतस क्यों, क्योंकि हार्ट डिजीज है। हार्ट क्या है, किसका स्थान है, मन का स्थान है, तो मनोभाव स्रोतस भी इन्वॉल्व होंगे। स्रोत दृष्टि संघ हो गई, संघ भी हो रहा है और विमार्ग गमन भी हो रहा है। ठीक है, संघ कैसे हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, और विमार्ग गमन भी हो रहा है। ठीक, उद्भव स्थान क्या है, पक्वाशय और अमाशय। संचार स्थान क्या है, सर्व शरीर, क्योंकि ब्लड क्या है, सारी शरीर में ही फ्लो करता है। रोग मार्ग क्या है, मध्यम रोग मार्ग है। और साध्य साध्यता क्या है, या इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। ठीक है, दवाई खाएंगे तो सही रहेंगे, दवाई नहीं खाएंगे तो सही नहीं रहेंगे। तो हमने आज हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन को आयुर्वेदा से कोरिलेट किया, संप्राप्ति देखी, हमने देखा कि आयुर्वेदा में कौन कौन से दोष हैं जो हाइपरटेंशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, हाइपरटेंशन को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं बाय आयुर्वेदा। ठीक, सो थैंक यू।